Please begin. Okay. So good afternoon, everyone. I am Sahil Khatri from Automobile Department. I welcome you, Professor Kausal Joshi sir, on this webinar, Diagnosis and Testing of Automobile Vehicle Engine. Professor Kausal Joshi has total more than 15 years of teaching experience, and he is currently working as a assistant professor in Government Polytechnic, Halol. So, not by wasting much time, I directly hand over this session to Professor Joshi. So, sir, please. हेलो. Yes, हेलो sir. हाँ, आवाज संभळाय છે સર. સંભળાય છે ને? हाँ हाँ. ઓકે. ઓકે. Shall we start, Sahil? Yes, sir. Sahil? Yes, yes. Yes, yes, sir. Okay. Today topic. Today webinar topic is diagnosis and testing of auto vehicle engine. साहिल सर ने बताया कि फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम 3 सेमिस्टर के स्टूडेंट हो गए. तो ऑल इन ऑटोमोबाइल इंजन देयर इज a 3 subject, diagnosis and testing 1, 2 and 3. Very interesting subject, diagnosis and testing. In COVID-19, you all are known about testing, means testing, and if testing is done, then diagnosis, and if the positive, then डॉक्टर क्या करेगा? तो डॉक्टर करेगा उसमें अगर टेस्टिंग हो करेगा और टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको फिर डायग्नोसिस के कोविड है तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज करेगा या होम आइसोलेशन रखेगा. तो डॉक्टरी लाइन में भी होता है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग. पहले टेस्टिंग, फिर डायग्नोसिस, और फिर अगर पेशेंट ओके हो जाता है तो उसके बाद फिर अगेन टेस्टिंग. COVID-19 इज नेगेटिव, नाउ यू आर फ्री. सो जिस तरह मेडिकल लाइन में टेस्टिंग, डायग्नोसिस, टेस्टिंग होता है, वैसे ही ऑटोमोबाइल लाइन में भी जैसे वो शरीर के डॉक्टर है, वैसे हम भी ऑटोमोबाइल व्हीकल के डॉक्टर है. तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग, पहले हमें टेस्टिंग करना पड़ता है कि किस में प्रॉब्लम है, बराबर. फिर डायग्नोसिस, मतलब हम निदान करते हैं, और फिर अगेन जब ओवरऑल रिपेयरिंग हो जाता है तो अगेन वी टेस्ट इट. तो इस तरह से डायग्नोसिस और टेस्टिंग इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. और फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियर स्टूडेंट ये जो DT 1, 2, 3 इसमें हमें मास्टर होना है, क्योंकि हम भी किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जो डॉक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, क्योंकि वो एक ही जब हम उसके पास जाते हैं तो वो तुरंत जजमेंट ले लेता है कि इसको ताव है या खांसी है तो इसको मलेरिया होगा या टाइफाइड होगा. तो तुरंत जजमेंट लेके फिर हमें उस टाइप की मेडिसिन देता है, बराबर. तो वो डॉक्टर जो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करता और तुरंत वो डायग्नोसिस करता है, तो वो डॉक्टर हमारे लिए सूटेबल है और हम उसी से उसको ही कंसल्ट करते हैं. तो जिस प्रकार मेडिकल लाइन में डायग्नोसिस और टेस्टिंग, इसी प्रकार हमारे ऑटोमोबाइल लाइन में भी डायग्नोसिस और टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर परफेक्ट होगा तो क्या कस्टमर जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा. अगर कोई व्हीकल आता है और वो व्हीकल जो है वो बोलता है कि इंजन इज ओवर हीटेड
इंजन ओवरहीट हो रहा है, और अगर हम कूलिंग सिस्टम का जो कूलेंट है वो चेंज कर देंगे, ऑयल चेंज कर देंगे, सब चेंज करके फिर बड़ा सा बिल बना देंगे, और फिर भी उसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगा, तो वो वापस कस्टमर हमारे यहाँ आएगा नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि इंजन ओवरहीट जो हो रहा है वो अलग अलग रीज़न से होगा, बराबर। सपोज कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम, लुब्रिकेशन सिस्टम प्रॉब्लम, या क्लच स्लिपिंग, तो वो हमें पता होना चाहिए कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम एराइज हुआ है। तो वो अगर हम आइडेंटिफाई क्विकली कर सके तो हम भी सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स या सुपरवाइजर या मैनेजर बन पाएंगे। और अगर हम सक्सेसफुल बने तो फिर कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे गैरेज में या हमारे वर्कशॉप में आएंगे। तो एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये सब्जेक्ट जो है और उसमें जो मास्टरी जो लेना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ सेम वाले जो है वो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, थर्ड सेम वाले जो है वो अभी ऑटोमोबाइल इंजन वो चल रहा है उसका। और जो फर्स्ट में आए हैं उनको ये अभी एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ तीन टाइप के स्टूडेंट है, एक रॉ मटेरियल, एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट, मतलब ये जो है, तो ये तीनों के अकॉर्डिंगली हम ये सब्जेक्ट डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग वो एक सब्जेक्ट हम लेंगे। अभी डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग मतलब ये इम्पोर्टेंट, और इसके लिए डायग्नोसिस और टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना है कि थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। जिसका थियोरी भी अच्छा होगा और जिसका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, वो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो हम इजीली डायग्नोसिस कर पाएंगे, बराबर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है। अभी लेट अस स्टार्ट फर्स्ट डायग्नोसिस। तो फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं व्हाट इज डायग्नोसिस। साहिल, फर्स्ट स्लाइड। ओके साहिल, फर्स्ट स्लाइड जो है दैट इज डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। सेकंड साहिल, सेकंड स्लाइड। So now the second slide is diagnosis। मतलब what is diagnosis? तो हम देखते हैं कि what diagnosis क्या है। तो diagnosis means judgment about what a particular illness or a problem is made after examining। तो diagnosis में हमें judgment लेना है कि कौन सा, क्यों ये प्रॉब्लम और क्यों ये इलनेस जो है वो अराइज हुआ। तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का दूसरा डेफिनेशन है, diagnosis means to find out the root cause of automotive engine performance problem। मतलब वो जो रूट कॉज है वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग मीन्स क्या है, तो कि टेस्टिंग मीन्स ऑफर मेजरमेंट ऑफ सेवरल फिजिकल वेरिएबल एसोसिएटेड विद द इंजन ऑपरेशन। मतलब हमें टेस्टिंग में जो भी वेरिएबल है, फिजिकल वेरिएबल, मतलब इफ द टेम्परेचर, तो कूलिंग सिस्टम का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, ऑयल सिस्टम का हम प्रेशर मेजर करेंगे, है ना, फिर एवरेज मेजर करेंगे, तो दैट इज द फिजिकल वेरिएबल। तो वो फिजिकल वेरिएबल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टेस्टिंग मतलब ये हुआ। तो डायग्नोसिस और टेस्टिंग ये हुआ। तो अभी उसके जो स्टेप है, स्टेप स्टेप ऑफ डायग्नोसिस। तो स्टेप ऑफ डायग्नोसिस जो है, ओके, स्टेप ऑफ डायग्नोसिस हमने देखा था क्या। स्टेप ऑफ डायग्नोसिस में पहले आएगा वेरीफाई द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो किसकी वजह से इंजन ओवरहीट हो रहा है, या फिर किसकी वजह से लोअर पिकअप है या एवरेज कम आ रहा है, बरोबर। तो दैट इज द फर्स्ट, वी वेरीफाई द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को हमें वेरीफाई करना है। सेकंड इज परफॉर्म ए थरो विजुअल इंस्पेक्शन एंड बेसिक टेस्ट। मतलब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, थरो थरो इंस्पेक्शन और बेसिक टेस्ट हमें करना है। तो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या किसकी वजह से ये इंजन ओवरहीट हो रहा है,
तो उसका जो इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन हम करेंगे। तो थरो इंस्पेक्शन और बेसिक टेस्ट में हम जो भी है, सपोज ब्रेक सिस्टम है तो ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको, यहाँ पर जो थर्ड प्रॉब्लम है रन द व्हीकल, मतलब व्हीकल को रन करेंगे। या बेसिक टेस्ट में हम कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कंप्रेशन टेस्ट स्पार्क प्लग ओपन करके कंप्रेशन टेस्टर वहाँ पर इंस्टॉल करके हम कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितना कंप्रेशन है। इफ द piston ring is worn out and piston and cylinder scratches is there, then the compression is less, so वो भी हम कर सकते हैं। तो that is the basic test, vacuum test, compression test, all are tests for verifying the problem कि exactly किस में प्रॉब्लम है, बरोबर ना। जैसे हम भी डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो पहले टेस्ट करने ही भेज देते हैं कि भाई ये टेस्ट करके आओ, ये टेस्ट करके आओ, और आफ्टर टेस्टिंग वो कुछ डिसीजन पर आता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। तो हमें भी कोई भी डिसीजन से आने से पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज द ये टेस्ट करेंगे, फिर रन द व्हीकल। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम, जो भी कस्टमर आता है और प्रॉब्लम कहता है तो हम व्हीकल को रन करेंगे इफ इज इन रनिंग कंडीशन। तो रन करके भी देख लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, नॉइज, सपोज वो नॉइज की कंप्लेन कर रहा है तो नॉइज के लिए भी उसको रनिंग टेस्ट कर देंगे। सपोज वो पिकअप का कंप्लेन कर रहा है तो भी हम व्हीकल को रन करके फिर चेक कर लेंगे। और अगर वो एवरेज का कंप्लेन कर रहा है तो वो एवरेज भी हम रनिंग कंडीशन में चेक कर सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल हम पेट्रोल में उसमें डाल के फिर कर सकते हैं। तो दैट इज द थर्ड स्टेप इज रन द व्हीकल, लिस्ट द पॉसिबल कॉजेज। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, सपोज ओवरहीट प्रॉब्लम है तो क्या क्या कॉजेज हो सकता है, तो वो हम लिस्टिंग करेंगे। और लिस्ट करने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें वो पता चला है तो उसमें सपोज कूलेंट लॉस है तो हमें रेडिएटर का लीकेज चेक करना है, और रेडिएटर का लीकेज चेक करके रेडिएटर को डिसमेंटल करके फिर हमें उसको रिपेयरिंग में भेजना है। तो वो हमने क्या किया कि हमें पता चला कि भाई रेडी कूलिंग सिस्टम है, इंजन ओवरहीट हो रहा है, और इंजन ओवरहीट तो बहुत सारे रीज़न है। तो उसमें से जो रीज़न है दैट इज़ द रेडिएटर। तो रेडिएटर जो है वो रेडिएटर में लीकेज है, तो वो रेडिएटर लीकेज को हमें आइडेंटिफाई किया, फिर उसको हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम रेडिएटर जहाँ पर सर्विस हो रहा है वहाँ पर हम भेजेंगे, और फिर थ्रू ब्रेजिंग रेडिएटर रिपेयर होगा। तो इस तरह से हमें कंक्लूजन पर आना है। तो ये दैट इज द स्टेप ऑफ डायग्नोसिस। मतलब अभी तो बहुत सारे व्हीकलों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्कैनर होता है। तो वो जो स्कैनर है वो स्कैनर से भी हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से सेंसर में या कौन सी पर्टिकुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम वो जो स्कैनर से हमें पता चलेगा तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये जो है दैट इज द स्टेप ऑफ फॉर डायग्नोसिस। तो ये स्टेप हमें फॉलो करना है। उसके बाद ये जो है इंजन एफिशिएंसी, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो है डायग ओके, नेक्स्ट इज इंजन एफिशिएंसी। फिर हम देख रहे हैं चार चार प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, और उसके कौन कौन से रीज़न हैं और कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे वो इसके बाद देखेंगे। तो ये ऑटोमोबाइल इंजन में थर्ड सेम में भी आता है, और ये बार बार ये हमें पता फर्स्ट फर्स्ट सेम वाले जो है उसको भी पता चलेगा। एफिशिएंसी तो हम लोगों ने भी ये होगा इनका, मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो फर्स्ट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मींस आउटपुट अपॉन इनपुट।
हम भी ट्राई करते हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादा से मतलब नियर टू 100% हो, ऐसा हम ट्राई करते हैं। जब भी हम स्टडी करते हैं तो सपोज हमारा 7 SPI आता है, तो इस मीन्स हम 70% हमारी मेमोरी मतलब 70% हमें याद रहता है, 30% हम भूल जाते हैं। तो हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, उसकी एफिशिएंसी 70% है ना, क्योंकि 70% हमें याद रहा, 30% हम भूल गए। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी, जैसे अभी 6 SPI आता है तो हम 6 से 7 8 9 SPI तक या 10 आउट ऑफ 10 SPI तक जाने का एफोर्ट करते हैं। उस तरह से हम नई नई मेथड हम इम्प्लीमेंट करते हैं पढ़ने की, याद रखने की। और इस तरह से यहाँ पर भी इंजन में भी, जब इंजन निकला उसके बाद बहुत सारी, पहले आपके दादा बजाज स्कूटर चलाते थे तब एफिशिएंसी एवरेज जो है वो 30 to 35% किलोमीटर पर लीटर थी, और आज बजाज जो है वो एक 110 किलोमीटर पर लीटर क्लेम कर रहा है। तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई कि जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। तो हमें भी ये याद रखना है कि जो भी एफिशिएंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए और डे टू डे इम्प्रूव होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब क्या, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो थर्ड सेम वाले को तो पता होगा, और फिफ्थ सेम वाले तो व्हाट इज ईटा, एफिशिएंसी मैकेनिकल इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो व्हाट इज इंडिकेटेड पावर? तो इंडिकेटेड पावर मतलब पावर जनरेटेड इन द सिलेंडर ड्यू टू कंबशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सर। मतलब जो सिलेंडर है उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सर कंबर्स हो रहा है, हम वेदर इट इज पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, जो भी इंजन है और जो भी फ्यूल हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कंबर्सन से जो पावर प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर, है ना। और दूसरा जो पावर है दैट इज ब्रेक पावर। ब्रेक पावर मतलब पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट, मतलब क्रैंक इंजन में पावर जनरेट होता है, दैट पावर ट्रांसमिटेड टू piston to connecting rod and connecting rod to the crankshaft and crankshaft to flywheel। मतलब अल्टीमेटली जो इंजन में पावर प्रोड्यूस होता है दैट पावर इज ट्रांसमिटेड टू द व्हील। सो पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल एंड देन व्हील। मतलब जो इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस हो रहा है दैट पावर इज ट्रांसमिटेड टू व्हील। तो ये जो पावर है, पावर जो सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। एंड पावर जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर या फ्लाईव्हील के ऊपर जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। तो हमें क्या करना है, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी नियर बाय 65 to 70% मिल रहा है, तो 30 to 35% ऑफ एफिशिएंसी मतलब वेस्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। So first is the indicated power, second is the brake power, and third is the frictional power। तो फ्रिक्शनल पावर मतलब क्या? फ्रिक्शनल पावर मतलब जो पावर फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन जो वेस्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। तो फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू क्या करना है, तो ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर। तो हमें फ्रिक्शनल पावर कम करना है। तो हम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन हो रहा है? तो फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर, फ्रिक्शन इन बैरिंग, बैरिंग के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, बराबर। तो फ्रिक्शन बैरिंग, कहाँ कहाँ बैरिंग है, तो कनेक्टिंग रोड बैरिंग, क्रैंकशाफ्ट बैरिंग, बराबर। तो वो जो जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, अगर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, बराबर। तो हमें पिस्टन रिंग, वो भी पिस्टन रिंग और सिलेंडर के जो है उसमें भी ये होता है। तो ये जो है फ्रिक्शन पावर, हाउ टू मेंटेन, किस तरह से हम फ्रिक्शन पावर को ये करेंगे, तो उसके लिए है यूजिंग प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो हमें प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करेंगे। दूसरा जो है फ्रिक्वेंटली चेंज लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फ्रिक्वेंटली हम चेंज करेंगे। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा है, पिस्टन एंड सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट बैरिंग, कनेक्टिंग रोड बैरिंग, वो हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। और
प्रॉपर ऑयल सील, मतलब जो ऑयल सील है वो शाफ्ट के ऊपर रहती है और जो भी ऑयल सम्प में ऑयल है उसको बाहर की तरफ जाने नहीं देता है। तो वो ऑयल सील भी हमें क्या करना है, तो ऑयल सील भी हमें प्रॉपर ये करना है कि जिसकी वजह से फ्रिक्शन ना हो। तो फर्स्ट फ्रिक्शन पावर रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से ब्रेक पावर जो है वो ब्रेक पावर हमें ज़्यादा मिलेगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमें फ्रिक्वेंटली इंजन सर्विस कराना है और इंजन सर्विस करके हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। तो वो एक एफिशिएंसी हम मेंटेन करेंगे बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पावर। तो हम फ्रिक्शन पावर को रिड्यूस करना है, बरोबर। तो ये एक मैकेनिकल एफिशिएंसी है, दैट इज द ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, बरोबर। तो वो हम मेंटेन करेंगे बाय सर्विसिंग अवर व्हीकल, प्रॉपर सर्विस करेंगे। ऑयल जब भी फ्रिक्वेंटली इसमें सर्विस मैनुअल में लिखा है तब हम ऑयल को रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हम ये करेंगे। फिर दूसरा जो एफिशिएंसी है दैट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी मतलब हाउ वी यूटिलाइज द फ्यूल विच वी सप्लाइड इन द सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के अंदर हम जो फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं उसको हम कितनी एफिशिएंटली उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो थर्मल एफिशिएंसी मीन्स ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, तो दैट इज ब्रेक पावर अपॉन फ्यूल सप्लाई। तो ब्रेक पावर उसका इक्वेशन होगा ब्रेक पावर अपॉन फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई मतलब एम एफ इंटू सी वी। एम एफ मतलब मास ऑफ फ्यूल सप्लाई एंड सी वी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये दैट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी भी हमें 35-40% जो है या 42% जितनी थर्मल एफिशिएंसी हमें मिलती है। तो थर्मल एफिशिएंसी भी हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें थोड़ा कंस्ट्रेन है ड्यू टू मेटलर्जिकल कंस्ट्रेन। हम थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मटेरियल कंस्ट्रेन है। क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी अगर पिस्टन को मिलेगी तो पिस्टन विल बी मेल्ट। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है दैट इज 35-40%। मगर जो भी एफिशिएंसी हमारे पास है और जो भी हमारे पास एवरेज मिल रहा है तो उसको हम मेंटेन करेंगे। सपोज मैन्युफैक्चरर जो है उसने बताया कि इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है दैट थर्मल एफिशिएंसी इज 41%। तो वो हमें मेंटेन करना है। तो किस तरह से मेंटेन करेंगे, तो दैट थर्मल एफिशिएंसी बाय प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग। इग्निशन टाइमिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मतलब जो थर्ड सेम है उसको पता है कि थर्मल एफिशिएंसी जो है मतलब 10 डिग्री बिफोर टीडीसी और 12 डिग्री बिफोर टीडीसी, तो वो पर्टिकुलर 10 डिग्री बिफोर टीडीसी पर स्पार्क होना चाहिए। अगर उससे पहले स्पार्क हो गया या उसके बाद मतलब एडवांस और रिटायर्ड स्पार्क हुआ तो क्या होगा, तो क्या एडवांस और रिटायर्ड स्पार्क होगा तो फ्यूल प्रॉपर कंबस्ट नहीं होगा और कंबसन न होने की वजह से थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन होगी। तो हमें इग्निशन टाइमिंग जो है वो एक प्रॉपर रखना है। मतलब अगर 10 डिग्री बिफोर टीडीसी है मैनुअल में तो वो हमें मेंटेन करना है। तो उस तरह से हम थर्मल एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग, मतलब जो भी है इग्निशन टाइमिंग या इंजेक्शन टाइमिंग। इन पेट्रोल इंजन देयर इज इग्निशन टाइमिंग एंड इन डीजल इंजन इंजेक्शन टाइमिंग। तो वो हमें मेंटेन करना है। सेकंड इज प्रॉपर कंबसन चैम्बर डिज़ाइन। वो भी कंबसन चैम्बर डिज़ाइन जो है अगर हम प्रॉपर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वॉट एवर द fuel entered into the combustion chamber, then 100% combustion is occur. And if 100% combustion is occur, then maximum power is generated and less pollution is occurred, है ना। तो 100% combustion हो वो हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 and H2. And if incomplete combustion is occur, then CO, HC and NOx, LSCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, वो सब जनरेट होता है। तो वो एक करना है टू मेंटेन थर्मल एफिशिएंसी। हमें कंबसन चैम्बर जो डिज़ाइन है वो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू R&D। R&D जो भी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट है वो इसकी कंबसन चैम्बर डिज़ाइन प्रॉपर करेगा कि जिसकी वजह से 100% कंबसन हो और मैक्सिमम पावर जो है वो पावर पिस्टन को मिले। थर्ड इज द इम्प्रूव फ्यूल क्वालिटी। हमें क्या करना है, फ्यूल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। फ्यूल क्वालिटी दैट डन बाय रिफाइनरी।
तो फ्यूल क्वालिटी अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ेगी और उसकी वजह से भी थर्मल एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। और हर एक जो भी मैन्युफैक्चर है और जिसका भी मॉडल है उसका ही हीट बैलेंस शीट होता है। तो दैट हीट बैलेंस शीट वी ऑल्सो प्रिपेयर्ड, और हीट बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हमें पता चलेगा कि भाई फ्यूल जो है वो फ्यूल का कितना जनरेट हो। सपोज फ्यूल की वजह से 2000 किलो कैलोरी हीट जनरेट हुई और 2000 किलो कैलोरी हीट जनरेट हुई तो इसमें से हीट प्रोड्यूस एंड हीट कंज्यूम। तो हीट कंज्यूम क्या कहाँ हुई, तो हीट कंज्यूम इन ब्रेक पावर टू प्रोड्यूस ब्रेक पावर। तो यहाँ पर वो कंज्यूम हो रही है। ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने के लिए सपोज 40% हीट यूज हुई, फिर हीट कैरिड आउट बाय कूलिंग सिस्टम, मतलब कूलिंग सिस्टम द्वारा कितनी हीट कैरिड आउट हुई, तो सपोज दैट इज 30%। तो 30% हीट कैरिड आउट बाय कूलिंग सिस्टम। हीट कैरिड आउट बाय एग्जॉस्ट गैस, सपोज 25% हीट जो है वो एग्जॉस्ट गैस द्वारा रिमूव हो रही है। तो बाकी की जो है हीट 5%, दैट इज द मिसेलेनियस हीट हीट लॉस। तो वो हम करेंगे तो उसकी वजह से भी पता चलेगा कि हीट एग्जैक्टली कितनी हीट वी यूटिलाइज फॉर टू जनरेट और प्रोड्यूस ब्रेक पावर। तो वो भी हम हीट बैलेंस शीट से भी हमें थर्मल एफिशिएंसी जो है वो थर्मल एफिशिएंसी का आइडिया आएगा कि किस तरह से हमें थर्मल एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। तो वो हमें मेंटेन करेंगे। जिस तरह से हम मैकेनिकल एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे व्हीकल की, उसी तरह से थर्मल एफिशिएंसी जो है वो हम मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल ब्रेक पावर। यूजफुल ब्रेक पावर में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी फ्यूल का कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो थर्मल एफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर। थर्ड जो एफिशिएंसी है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मीन्स एयर फ्यूल मिक्सर और एयर एंटर्ड इनटू द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो एयर एंटर्ड हो रही है और अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम जो भी पिस्टन जो है वो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ मूव होगा तो दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब 100 सीसी इंजन है तो 100 सीसी इंजन है और उसमें 80 सीसी जितना एयर फ्यूल मिक्सर या एयर एंटर हो रही है तो दैट मीन्स द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 80% बिकॉज कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज 100 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, but air fuel mixer or air entered into the cylinder is 80 centimeter cube. So the volumetric efficiency is 80%. तो 80% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो जितना एयर फ्यूल मिक्सर और एयर सिलेंडर में एंटर होगा इतना पावर हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नियरर टू 75 और 80%। तो वो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो हमें इंक्रीज करना है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक तो मेंटेन करना है या जो R&D डिपार्टमेंट है व्हीकल का R&D डिपार्टमेंट वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इम्प्रूव या इंक्रीज एनहांस करने का ट्राई करेंगे। तो वो किस तरह से हम, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है मतलब पता चला कि 100 सीसी एयर फ्यूल मिक्सर अंदर जाना चाहिए, उसकी जगह पर 80 सेंटीमीटर क्यूब एयर फ्यूल मिक्सर जाता है, तो 20% लैक है। तो वो हमें इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंपनी जो भी है व्हीकल मैन्युफैक्चरर, उन्होंने क्या किया कि इनलेट वाल जो डायमीटर है दैट इज मोर देन एग्जॉस्ट वाल डायमीटर। मतलब जो इनलेट वाल डायमीटर वो उसका ज़्यादा है, तो जब भी ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल ओपनिंग होगा तो मोर एंड मोर एयर फ्यूल मिक्सर और मोर एयर इज एंटर्ड इनटू द सिलेंडर। तो वो एक स्टेप है कि जिसकी वजह से हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो है दैट इज 2 इनलेट वाल पर सिलेंडर। मतलब कोई व्हीकल में आपने देखा होगा कि भाई 12 वाल, मतलब 12 वाल है तो एक सिलेंडर में 2 इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाल। तो 2 इनलेट वाल जो है, अगर 2 इनलेट वाल है तो भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंप्रूव होगा क्योंकि 2 वाल ओपनिंग होती है और 2 वाल में से एयर फ्यूल मिक्सर सिलेंडर में एंटर होगा तो भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो सेकंड बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंप्रूव करने का ये भी है 2 इनलेट वाल पर सिलेंडर। थर्ड इज मोर ओपनिंग ऑफ इनलेट वाल इंस्टेड ऑफ 180। वो हमने थर्ड सेम में आप में पढ़ा होगा
कि थर्ड सेम जो है उसमें अपना वाल टाइमिंग डायग्राम, मतलब थियोरेटिकल वाल टाइमिंग डायग्राम जो है, वो थियोरेटिकल वाल टाइमिंग डायग्राम में हम 180 ओपनिंग करते हैं, मगर इन एक्चुअल वाल टाइमिंग डायग्राम इंस्टेड ऑफ 180 द वाल ओपनिंग इज 220 230 डिग्री. सो अगर हम 220 और 230 डिग्री इनलेट वाल ओपनिंग करेंगे तो मोर एंड मोर air fuel mixer or air entered into the cylinder during suction stroke and volumetric efficiency is increased. So वो भी एक वे है कि वाल टाइमिंग डायग्राम जो है उसके लिए वाल मैकेनिज्म रहता है, कैम रहता है, उसकी वजह से उससे भी हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे. तो वो भी एक मेथड है. दूसरी तीसरी जो है दैट इज VGIS, मतलब ये जो है वेरिएबल ज्योमेट्री इंटेक्स सिस्टम, वो GM के व्हीकल में आता है. वेरिएबल ज्योमेट्री इंटेक्स सिस्टम मतलब जब भी व्हीकल हाई स्पीड पर चल रहा हो तो जो इनलेट वाल हो, मतलब इनलेट मैनिफोल्ड हो, वो इनलेट मैनिफोल्ड का साइज कम हो जाए और हाई स्पीड पर मोर एंड मोर एयर एंटर्ड इनटू द सिलेंडर. सो क्योंकि हाई स्पीड पर पिस्टन वो क्विकली अप एंड डाउन होता है, तो उस समय पर एयर फ्यूल मिक्सर लेस एंटर्ड होता है. तो उसकी वजह से कंपनी ने बहुत सारी सिस्टम डेवलप कैसे करी है, जैसे जनरल मोटर ने VGIS, वेरिएबल ज्योमेट्री इंटेक्स सिस्टम है, फिर VTEC सिस्टम है. VTEC सिस्टम फॉर होंडा व्हीकल में आता है, वेरिएबल वाल टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट कंट्रोल. तो वो भी एक सिस्टम है कि जिसकी वजह से वेरिएबल वाल टाइमिंग, मतलब अगर स्लो स्पीड पर व्हीकल चल रहा है तो वाल ओपनिंग जो है, सपोज 200 डिग्री तक इनलेट वाल ओपन रहता है, मगर जब वो हाई स्पीड पर चल रहा है तो उसका जो इनलेट वाल ओपनिंग है, इंस्टेड ऑफ 200 230 240 और 260 डिग्री तक इनलेट वाल ओपन होगा. तो वो भी एक अलग वे है कि जिसकी वजह से हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है उसको हम ये कर सकते हैं. तो वो भी एक मेथड है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बरोबर. तो ये एक मेथड है VTEC, वेरिएबल वाल टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट कंट्रोल, जिसमें वाल टाइमिंग डिफरेंट है. दूसरा एक मेथड है टर्बो चार्जिंग. तो टर्बो चार्जिंग जो है वो दैट इज इन पॉसिबल इन डीजल इंजन एंड वेरी लेस पेट्रोल इंजन. टर्बो चार्जिंग मीन्स हम forcefully entered air into the cylinder through compressor. मतलब कंप्रेसर से जब भी इनलेट वाल्व ओपनिंग होगा तो दो प्रकार के इंजन होते हैं, दैट इज नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन एंड सेकंड इज सुपर चार्ज और टर्बो चार्ज इंजन. तो इन टर्बो चार्ज इंजन वी यूज turbine run with the help of exhaust gas, and in second side there is a compressor. So compressor suck the air and forcefully supply into the cylinder. तो जब भी इनलेट वाल ओपनिंग होगा और सक्शन स्ट्रोक होगा तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर डिफरेंस से एयर सिलेंडर में एंटर होता है. बट ड्यू टू इन सुपर चार्ज और टर्बो चार्ज इंजन जब भी इनलेट वाल ओपनिंग होगा तो कंप्रेसर फोर्सफुली एंटर्ड एयर इनटू द सिलेंडर एंड एयर एंटर होगा तो उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो मोर देन 100%, मतलब मोर देन 100% हमें मिलेगी. तो the volumetric efficiency of the supercharged engine is more than 100%, 130 120 इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें मिलेगी. तो वो भी एक पॉइंट है कि उससे भी हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो बहुत डीजल व्हीकलों में आपने देखा होगा टर्बो विथ इंटरकूलर, टर्बो इंटरकूलर देखा होगा, क्योंकि जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से द टेम्परेचर राइज, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज मोर then less quantity of air entered into the cylinder, and again if the less quantity of air entered then the volumetric efficiency is less. So compression के बाद हमें क्या करना है, उसको इंटरकूल करना है. तो जब जहाँ पर भी टर्बो चार्जर होता है वहाँ पर लोग इंटरकूलर रखते हैं. आफ्टर compression air cooled in the intercooler and then entered into the cylinder. So more and more quantity of एयर जो है वो दैट इज इन सिलेंडर जाएगी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बरोबर ना. तो इन डीजल इंजन टर्बो
turbocharger. Constraint in petrol engine is detonation. So detonation थर्ड सेम वालों और फिफ्थ सेम वालों ने detonation होगा, आएगा आगे। अगर फर्स्ट सेम वाले को तो आ गया होगा कि व्हाट इज डिटोनेशन ऑन अनइवन कंबशन, है ना। तो दैट इज कॉल्ड डिटोनेशन। तो कंस्ट्रेंट इन पेट्रोल इंजन इज डिटोनेशन। सो turbocharger also increase volumetric efficiency. Proper scavenging is also required. Proper scavenging मतलब removal of exhaust gas. तो रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैस जो है, अगर एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर के अंदर आफ्टर एग्जॉस्ट स्ट्रोक अगर अंदर एग्जॉस्ट उसके अंदर सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट गैस रहता है तो न्यू चार्ज को अंदर नहीं आने देगा या कम आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्कैवेंजिंग। So in two-stroke engine, scavenging is less, but in four-stroke engine, when the inlet and outlet both valve are open, and at that time scavenging occurred with the help of exhaust gas, मतलब removal of exhaust gas with the help of fresh air fuel mixer। मतलब जो फ्रेश एयर फिल मिक्सर है वो एग्जॉस्ट गैस को पुश करेगा और सिलेंडर के बाहर निकालेगा। दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। मतलब स्कैवेंजिंग जो है, अगर स्कैवेंजिंग परफेक्ट होगा तो आफ्टर एग्जॉस्ट स्ट्रोक वो जो भी एग्जॉस्ट गैस है वो पूरा सिलेंडर से निकल जाएगा। तो उसकी वजह से भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मेंटेन होगी। क्लीन साइलेंसर, मतलब साइलेंसर अगर क्लीन नहीं होगा, वो चॉकअप होगा तो भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लेस होगी। तो कार्बो जो भी साइलेंसर है वो परफेक्ट होना चाहिए। फिर पिस्टन रिंग एंड पिस्टन नॉट वॉर्न आउट, मतलब पिस्टन रिंग जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, पिस्टन भी वॉर्न आउट नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्योंकि वो प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट करेगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट होगा तो ज़्यादा एयर सिलेंडर में आएगी। अगर पिस्टन रिंग वॉर्न आउट है, पिस्टन वॉर्न आउट है या स्क्रैचेस है तो उसकी वजह से ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा, और वैक्यूम नहीं होगा तो फिर एयर फ्यूल मिक्सर या एयर कम एंटर्ड होगी। तो वो भी एक हमें देखना है कि जब भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए पिस्टन और सिलेंडर में स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कूलिंग सिस्टम भी होनी चाहिए। अगर कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है और इंजन ओवरहीट, मतलब इंजन ओवरहीट हो रहा है तो एयर ओवरहीट होगी, और एयर ओवरहीट होगी तो नेचुरली जो भी सिलेंडर है वो सिलेंडर में लेस एयर फ्यूल मिक्सर एंटर होगा या एयर एंटर होगा। तो ये तीन टाइप की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमें क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो वो मेंटेन करेंगे, या इंजन जो मैन्युफैक्चर है वो इंजन मैन्युफैक्चरर जो है वो ये एफिशिएंसी बढ़ाने की, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो ये जो तीन एफिशिएंसी है वो उनकी पर्टिकुलर इंजन की बढ़े, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो उसकी वजह से एवरेज पावर पिकअप ज़्यादा मिले, और अगर वो ज़्यादा है तो मोर एंड मोर कस्टमर अट्रैक्ट कि भाई इसमें पावर मिलता है, इसमें एवरेज मिलता है, इसमें टॉर्क मिलता है, तो मोर एंड मोर कस्टमर अट्रैक्ट टूवर्ड्स दैट मॉडल। तो ये एफिशिएंसी हमें भी याद रखनी है कि ये एफिशिएंसी क्या है, बरोबर। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंजन डज नॉट स्टार्ट। तो अभी ये तीन एफिशिएंसी के बाद हम चार एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, चार प्रॉब्लम, ट्रबल एंड ट्रबल शूटिंग, वो हम देख लेंगे। क्योंकि तीन टाइप के स्टूडेंट है यहाँ पर, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इंजन डज नॉट स्टार्ट, ये एक ट्रबल कभी भी एज ए ऑटोमोबाइल इंजन, नहीं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है और गाड़ी अगर हम बंद हो जाती है तो गाड़ी बंद हो जाती है तो हमें उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आना चाहिए, बरोबर ना। उतनी एक्सपेक्टेशन तो हमारे आजू बाजू वाले रखते हैं कि भाई उसको पता होना चाहिए कि क्यों इंजन बंद हो गया, द इंजन डू नॉट स्टार्ट और व्हीकल डू नॉट स्टार्ट। तो उसके रीज़न दिए हुए, नो पेट्रोल इन द टैंक, मतलब पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल ही नहीं है, वो एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा इग्निशन सिस्टम, तो दूसरा जो है दैट इज इग्निशन सिस्टम। तो फर्स्ट इज नो पेट्रोल इन द टैंक, सेकंड फ्यूल फिल्टर इज चॉक, मतलब जो फोर्स, मतलब जो फोर व्हीलर है उसमें जो प्रेशराइज फ्यूल सिस्टम होता है उसमें फिल्टर होता है। अगर फिल्टर चॉकअप हो गया है तो पंप जो है वो पंप
सक करता है और पंप पेट्रोल खींचने का एफोर्ड करता है, मगर ड्यू टू चॉकअप ऑफ फिल्टर आगे की तरफ जो पेट्रोल है वो सप्लाई नहीं हो रहा है और उसकी वजह से भी इंजन डज नॉट स्टार्ट। फिर प्रॉब्लम इन कार्बोरेटर। कार्बोरेटर पता है व्हाट इज कार्बोरेटर? कार्बोरेटर इज सप्लाई एयर फ्यूल मिक्सर। एयर फ्यूल मिक्सर बनाता है, फिर प्रॉपर रेशियो में बनाता है, जो भी रिच, लीन और जो स्टैंडर्ड एयर फ्यूल मिक्सर है वो सिलेंडर में अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट है, स्टार्टअप, आइडलिंग, उस तरह पर कार्बोरेटर भेजता है। मगर प्रॉब्लम इन कार्बोरेटर है, मतलब कार्बोरेटर का जो जेट है वो जेट चॉकअप हो गया है, तो उसकी वजह से भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो वो भी एक देखना पड़ेगा कि कार्बोरेटर में क्या है कि नहीं। फिर इग्निशन सिस्टम, मतलब इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी इग्निशन सिस्टम मतलब स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग हम देख के, जब भी व्हीकल बंद है तो हम स्पार्क प्लग खोल के हम देख सकते हैं कि भाई स्पार्क प्लग तक हाई वोल्टेज करंट आ रहा है कि नहीं। तो स्पार्क प्लग को हम रिमूव, स्पार्क प्लग स्पैनर हमें दिया ही होता है व्हीकल में, तो वो दैट इज स्पार्क प्लग रिमूव करके हम देख सकते हैं कि भाई स्पार्क प्लग ओके है कि नहीं, तो उसमें स्पार्क हो नहीं रहा, हो नहीं। अगर स्पार्क नहीं हो रहा है तो आगे की तरफ देखेंगे, वायर जो है वो वायर में से करंट आ नहीं आता है कि नहीं आता है, वो सब हम देख के इंजन, अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया, स्पार्क प्लग जो है वो ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, मतलब जब भी पावर स्ट्रोक होगा तब वो स्पार्क करेगा, और अगर स्पार्क नहीं हो रहा है तो एयर फ्यूल मिक्सर कंबस्ट नहीं होगा। तो वो स्पार्क होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करने के लिए स्पार्क चाहिए। तो वो भी एक इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी हम एक देखेंगे। और प्रॉब्लम इन इग्निशन सिस्टम एंड देन एयर इन फ्यूल लाइन। अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में हमें, डीजल इंजन में अगर एयर आ जाती है, सपोज डीजल का लेवल कम हो गया और एयर आ गई, तो एयर आने की वजह से भी डीजल इंजन चल नहीं पाता है, तो वो भी हम ड्यू टू एयर ब्लीडिंग हम एयर रिमूव करेंगे और डीजल इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम हुआ, दैट इज द इंजन डज नॉट स्टार्ट, मतलब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये हम प्रिलिमिनरी, अगर हम रोड पर बंद हो रहा है या हमारे गैरेज में कोई व्हीकल आए, तो ये सब स्टेप हम देख सकते हैं कि कौन सी वजह से इंजन डज नॉट स्टार्ट, बरोबर। तो ये हम देख सकते हैं। नहीं, कई बार इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, विंटर है, और विंटर में क्या होता है कि विंटर में वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कोई कीक मार रहा है, मगर हम अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है तो हमें पता है कि भाई विंटर अगर है और सुबह में हम व्हीकल चालू करना चाहते हैं तो हमें चौक ऑपरेट करना है। तो अगर हम चौक ऑपरेट करेंगे तो उसकी वजह से रीच मिक्सर सिलेंडर में जाएगा, रीच मिक्सर जाएगा तो गाड़ी क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो वो भी ये सब जो ट्रिक है वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंजन डज नॉट स्टार्ट, तो वो हमें ये रीज़न है, और रीज़न, और उस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। सेकंड प्रॉब्लम, उसके बाद का जो प्रॉब्लम है, ओके, इंजन रनिंग टू हॉट। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम इंजन रनिंग। कई बार हमारे डैशबोर्ड पर जो इंडिकेटर है, डैशबोर्ड पर एक इंडिकेटर रहता है कूलेंट टेम्परेचर का, वो कई बार हमें हाई बताता है कि भाई कूलिंग वाटर टेम्परेचर इज हाई। अगर वो हम, क्योंकि इंजन का नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे हमारा नहीं, अभी कोरोना में थर्मल गन से हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, और जिस तरह चेक करते हैं, अगर हाई है तो फिर बाजू में खड़ा रखते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इंजन का नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा हो गया, उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से पिस्टन एक्सपांड होगा, पिस्टन सिलेंडर में सीज हो जाएगा, और फिर व्हीकल आगे मूव नहीं होगा। तो वो हमें रीज़न, उसके रीज़न कौन कौन से, तो लॉस ऑफ वाटर इन रेडिएटर, मतलब रेडिएटर में वाटर जो है वो वाटर नहीं है, लीकी वाटर पंप, मतलब लीकेज है, उसमें लीकेज है वाटर पंप में, तो उसकी वजह से भाई वाटर लेवल कम होगा। अगर वाटर लेवल कम हुआ और लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वाटर कूलिंग सिस्टम, तो उसकी वजह से भी इंजन ओवरहीट होगा। हेड गास्केट, मतलब जो भी
हेड गास्केट है, वो हेड गास्केट अगर लीकेज है तो जो भी पानी है वो ऑयल में चला जाएगा, और मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर, और उसमें भी वाटर जो है वो वाटर लीकेज होगा तो वाटर का लेवल कम होगा, और वाटर का लेवल कम होगा तो कूलिंग एफिशिएंसी डाउन होगी। फिर चॉक्ड रेडिएटर फिन्स, मतलब आगे की तरफ जो रेडिएटर वाटर कूलिंग सिस्टम में रहता है तो उसमें ड्यू टू डस्ट, तो वो फिन्स में डस्ट पार्टिकल है तो उसकी वजह से भी हॉट कंडीशन में होगा। डिफेक्टिव वाटर पंप, अगर वाटर पंप भी रन नहीं कर रहा है तो फिर वो जो वाटर पंप है वो सक द वाटर फ्रॉम द लोअर टैंक ऑफ द रेडिएटर एंड सप्लाई इनटू द सिलेंडर जैकेट्स, वाटर जैकेट। मगर वो भी वही वाटर पंप डिफेक्टिव है, और अगर वाटर पंप इज रन विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट, तो वी बेल्ट ही लूज है तो उसकी वजह से भी इंजन जो है वो इंजन ओवरहीट होगा। फिर क्लच स्लीपिंग इज अनदर प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी क्लच अगर स्लीप हो रहा है, क्योंकि क्लच फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क होता है तो उसकी वजह से भी होगा। लो इंजन ऑयल लेवल, इंजन ऑयल का लेवल कम होगा, बराबर, तो ही भी इंजन ओवरहीट होगा। चॉक एग्जॉस्ट मफलर, अगर मफलर जो है, जो भी एग्जॉस्ट साइलेंसर है वो अगर चॉकअप है तो जो भी एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर नहीं निकलेगा, और उसकी वजह से भी इंजन ओवरहीट होगा। चॉक एयर क्लीनर, मतलब जो एयर क्लीन होने के बाद सिलेंडर में एंटर होते हैं और वो एयर जो क्लीनर है वो चॉकअप होगा तो उसकी वजह से भी इंजन ओवरहीट होगा। हाई डेंसिटी इंजन ऑयल, मतलब जो भी SI 20W 40 ऑयल हमें इंजन में डालना है, उसकी जगह पर हम SI 90 मतलब हाई विस्कोसिटी वाला ऑयल डाल लेंगे तो पंप की जो कैपेसिटी नहीं है कि इतना हाई विस्कोसिटी वाला ऑयल आगे की तरफ सप्लाई करें, तो उसकी वजह से भी ऑयल नहीं पहुंचेगा और इंजन ओवरहीट होगा। इफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व, मतलब थर्मोस्टेट वाल्व 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपन होता है, और वॉट एवर द वाटर इन जैकेट दैट एंटर्ड इनटू द रेडिएटर अपर टैंक, तो वो भी थर्मोस्टेट वाला अगर फॉल्टी होगा वो ओपनिंग नहीं करेगा तो वो ही पानी वैसा गर्म पानी रेडी जो वाटर जैकेट्स है उसमें सर्कुलेट होगा और उसकी वजह से भी ओवरहीट होगा। फिर डिफेक्टिव इग्निशन एंड इंजेक्शन टाइमिंग, अगेन इन ignition and injection timing is perfect. If the timing is advanced or retired, then again engine is run ओवरहीटेड। तो वो हमें एक देखना है, इंजन जब भी ओवरहीट हो रहा है और हमारा इंडिकेटर का जो इंडिकेटर जो है वो बता रहा है टेम्परेचर इंडिकेटर, तो हमें स्टॉप करना है, और वो जो भी रीज़न है वो रीज़न हमें फाइंड आउट करना है कि किसकी वजह से इंजन ओवरहीट हो रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो ओवरहीट होगा तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें डैमेज होगी। तो हमें ओवरहीट कंडीशन में उसका जो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है, और मेंटेन करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम को मेंटेन करेंगे, एयर क्लीनर को क्लीन रखेंगे, जो भी टू व्हीलर है वो टू व्हीलर को प्रॉपर सर्विस करेंगे, और इस तरह से हम जो ये प्रॉब्लम है इंजन रनिंग टू हॉट उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद का जो प्रॉब्लम है दैट इज लैक ऑफ पावर। अगेन लैक ऑफ पावर कई बार हम कहते हैं कि भाई इसका पिकअप, जब भी हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर हम परचेज करते हैं तब उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि इसका जो पावर है एट पर्टिकुलर आरपीएम इतना है, उसका जो टॉर्क है वो पर्टिकुलर आरपीएम पर इतना है, तो वो उसके ऊपर लिखा रहता है। मगर ड्यू टू कंटिन्यूसली हम उसको यूज़ करते हैं वो व्हीकल को, उसके बाद उसका पावर जो है वो पावर कम होता है, उसका पिकअप कम हो जाता है। पहले तो हम 2-3 लोग भी उसमें जाते हैं तो हाई स्पीड पर हम रन कर सकते हैं, मगर धीरे धीरे फिर क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ पावर एक जो व्हीकल जो ड्राइवर है उसका भी लोड व्हीकल नहीं कैरी कर सकता, तो वो जो है उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, तो लो कंप्रेशन, उसके अंदर जो पिस्टन रिंग है वो वॉर्न आउट हो गई है, या पिस्टन में स्क्रैचेस हो गया है, सिलेंडर में स्क्रैचेस हो गया है, तो दैट कंप्रेशन वो हम स्पार्क प्लग को रिमूव करके कंप्रेशन टेस्टर उसके अंदर फिक्स करके उसका कंप्रेशन प्रेशर हम चेक कर सकते हैं। उसका हर एक का इंजन का कंप्रेशन प्रेशर मैनुअल में दिया रहता है, तो वो हम चेक करेंगे, और अगर वो ओके है कितना कम है उसके मुताबिक हम
रिपेयरिंग, वेदर पिस्टन को चेंज करना है, पिस्टन रिंग चेंज करना है, या सिलेंडर में होनिंग करना है, बोरिंग करना है, तो वो हम करेंगे। इम्प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग, अगर इम्प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग है तो भी पावर कम प्रोड्यूस होगा। मतलब इफ इट इज एडवांस और रिटायर्ड तो भी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कार्बोरेटर, मतलब कार्बोरेटर का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है तो भी लैक ऑफ पावर, मतलब पावर कम मिलेगा, बरोबर। तो वो भी है। फ्यूल लाइन क्लॉग्ड, मतलब जो भी फ्यूल डीजल पेट्रोल सप्लाई हो रही है वो भी अगर क्लॉग है तो भी लैक ऑफ पावर मिलेगा। एयर क्लीनर क्लॉग, मतलब जब भी एयर क्लीनर क्लॉग हो जाएगा तो भी पावर कम मिलेगा। मतलब एयर क्लीनर क्लॉग होगा तो लेस एयर एंटर होगी, और लेस एयर एंटर होगी तो जो भी फ्यूल है उसका कंबसन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी इंजन टेम्परेचर हाई, अगर इंजन टेम्परेचर हाई है तो उसकी वजह से फिर लेस पावर मिलेगा। इम्प्रॉपर वाल क्लियरेंस, मतलब वाल क्लियरेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर वाल क्लियरेंस, मतलब उसके लिए वाल टाइमिंग है, वो भी एक इंजन टाइमिंग, एक वाल टाइमिंग, तीन प्रकार के टाइमिंग होते हैं। एक तो इंजन टाइमिंग, दूसरा जो है वो वाल टाइमिंग, और इग्निशन टाइमिंग। तो ये जो तीन टाइमिंग है वो हमें परफेक्ट रखना है, वो उसके मैनुअल में लिखा रहता है। उसी प्रकार से वाल टाइमिंग हमें मेंटेन करना है, तो वो भी करेंगे। वाल टाइमिंग, वाल क्लियरेंस, मफलर क्लॉग, अगर मफलर क्लॉग होगा तो भी होगा, और लीकी गास्केट, अगर गास्केट भी लीक है तो उसकी वजह से भी लैक ऑफ पावर, मतलब पावर जो है वो पावर कम होगा। तो ये जो है पावर अगर कम होता है, पिकअप कम हो रहा है, तो हम जाएंगे और गैरेज में, और गैरेज में जाने के बाद वो बताएगा कि ये जो फॉल्ट है वो फॉल्ट हम रिमूव करेंगे, तो उसकी वजह से फिर अगेन पावर जो है नियरर टू स्पेसिफाई पावर, वो पावर हमें मिल जाएगा, तो फिर पावर पिकअप हमें मिलेगा। तो ये लैक ऑफ पावर। उसके बाद पुअर फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद का जो फॉल्ट है दैट इज पुअर फ्यूल इकोनॉमी, है ना। तो ये जो है दैट इज पुअर फ्यूल इकोनॉमी। कई बार हम गैरेज में जाकर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई अभी इसका पहले तो 70-80 का एवरेज देता था टू व्हीलर, अभी एवरेज जो है वो 60-55 या 50 हो गया। तो वो एक प्रॉब्लम हमें रहता है कि भाई पुअर फ्यूल इकोनॉमी, मतलब एवरेज किलोमीटर पर लीटर वो कम दे रहा है। तो उसके प्योर, उसका जो रीज़न है वो रीज़न इम्प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग, अगर इग्निशन टाइमिंग चेंज हो गया है तो उसकी वजह से भी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम होगा। तो हमें एवरेज, जो भी एवरेज कंपनी ने दिया हुआ है कि भाई 70, मैक्सिमम एवरेज 70 आता है, तो 70 तक पहुंचने का हमें प्रयत्न करना है। कई बार कई लोग जो है जो प्रॉपर सर्विस करके वो वो जो एवरेज है वो 10 साल 15 साल तक वो एवरेज को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं ड्यू टू पीरियोडिकल सर्विसिंग। तो वो भी है। कार्बोरेटर फ्लॉट हाई, अगर कार्बोरेटर में पेट्रोल का लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से भी एवरेज कम मिलेगा, बरोबर। हाई फ्यूल पंप प्रेशर, मतलब जो फ्यूल पंप का प्रेशर है वो हाई है तो उसकी वजह से वो फ्यूल इकोनॉमी कम मिलेगी। लीकी फ्यूल पंप डायफ्राम, डायफ्राम अगर फट गया है तो भी पुअर फ्यूल इकोनॉमी। लो कंप्रेशन, लो कंप्रेशन की वजह से, अगर मैंने बताया कि पिस्टन वॉर्न आउट है, पिस्टन रिंग वॉर्न आउट है, सिलेंडर में स्क्रैचेस है, तो उसकी वजह से भी हमें एवरेज कम मिलेगा। कार्बोरेटर एयर क्लीनर डर्टी, मतलब एयर क्लीनर डर्टी है तो उसकी वजह से भी एवरेज कम। टायर इम्प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, मतलब जो चारों टायर है उसमें अगर टायर प्रेशर जो कंपनी ने रेकमेंड किया है वो उसके मुताबिक नहीं है तो उसकी वजह से भी एवरेज कम मिलेगा। फ्रंट व्हील अलाइनमेंट, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। स्पार्क प्लग गैप नॉट प्रॉपर, स्पार्क प्लग का जो गैप है वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी एवरेज कम मिलेगा। लूज माउंटिंग अलाइनमेंट कोजिंग हाई फ्यूल लेवल इन कार्बोरेटर, मतलब उसकी वजह से भी माउंटिंग जो प्रॉपर नहीं है, तो माउंटिंग अगर लूज है तो उसकी वजह से भी पुअर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। तो हमें क्या करना है एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर, हमें ये जो एवरेज है वो एवरेज मेंटेन किस तरह से हो, उसका जो स्टेप है वो स्टेप प्रॉपरली देख लेना है और इस तरह से करना है। लास्ट स्लाइड जो है दैट इज इंजन ट्यूनअप। तो हम जब भी इंजन ट्यूनअप जो है वो सर्विस में जाते हैं तो सर्विस में ट्यूनअप, ट्यूनअप मतलब क्या, वो लिखा है टू कीप इंजन विथ अप टू डेट एडजस्टमेंट सो दैट इट गिव्स फुल पावर विथ लेस fuel कंजम्पशन।
मतलब ट्यून अप मतलब क्या, अप टू डेट एडजस्टमेंट सो दैट इट गिव्स फुल पावर, मतलब फुल पावर विथ लेस फ्यूल कंजम्पशन, मतलब फ्यूल कंजम्पशन अगर लेस हो। दूसरा है ट्यून अप हैज ए वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन एज पर द न्यू इंजन, मतलब जो न्यू इंजन है उसके जैसा परफॉर्मेंस लेने के लिए हम ट्यून अप करते हैं। दूसरा है टू रिटेन पीक परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, engine tune-up should be carried out periodically, मतलब हम भी 2 महीने 3 महीने या किलोमीटर सर्टेन किलोमीटर व्हीकल रन करने के बाद हम सर्विस कराते हैं, तो दैट इज ट्यून अप प्रोसीजर। तो ट्यून अप प्रोसीजर में वो क्या क्या चेक करते हैं, तो क्लीन एंड चेक द बैटरी, मतलब बैटरी का टर्मिनल चेक करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, एंड वो भी बैटरी का पॉजिटिव, फिर अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना है वो चेक करेंगे, है ना, तो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, फिर उसके टर्मिनल टाइट है कि नहीं वो चेक करेंगे, और वो क्लीनिंग करेंगे, तो वो दैट इज बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये ट्यून अप में ये होता है। और हमें भी पता होना चाहिए, जो 5th सेम वाले ट्रेनिंग में गए हैं उनको भी ये ट्यून अप प्रोसीजर पता होनी चाहिए। क्लीन एंड एडजस्ट द स्पार्क प्लग, मतलब स्पार्क प्लग में जो अगर सेंट्रल इलेक्ट्रोड के अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ आ गया है तो उसको क्लीन करना है, और उसका गैप क्या करना है, एडजस्ट करना है। चेक द कॉम्प्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रेशन टेस्टर, मतलब कॉम्प्रेशन टेस्टर से हम वो चेक करेंगे। वाल क्लियरेंस हमें चेक करना है, तो वाल क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू मैन्युअल होना चाहिए। चेक द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मल्टी सिलेंडर इंजन में अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर जो भी है तो वो एक हमें करना है। और चेक फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम हमें चेक करना है, मतलब पंप की कैपेसिटी है, फिर फिल्टर है, वो फिल्टर हमें चेंज करना है तो वो चेंज कर देंगे। चेक इग्निशन टाइमिंग, मतलब इग्निशन टाइमिंग वो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी 10 10 डिग्री 12 डिग्री इग्निशन और इंजेक्शन टाइमिंग। देन चेक कार्बोरेटर, कार्बोरेटर हमें चेक करना है कि उसके अंदर जो जेट है वो जेट प्रॉपर होगा, वो एक हमें करना है। दूसरा जो है दैट इज चेक कूलिंग सिस्टम, मतलब कूलिंग सिस्टम को हमें चेक करेंगे, और वो भी ट्यूनअप के अंदर आ जाता है। और कंप्रेशन एंड वैक्यूम टेस्ट, मतलब कंप्रेशन टेस्ट करेंगे और वैक्यूम टेस्ट करेंगे। वैक्यूम मतलब कितना वैक्यूम अंदर जनरेट होता है, तो वो भी करके हमें जो कंडीशन है वो इंजन की कंडीशन हमें पता चलेगी, और इस तरह से हम ट्यूनअप करेंगे तो इंजन अप टू डेट जो भी है वो हो जाएगा। और सर्विस जो है वो सर्विस में ये सब बातें जो है वो मेंटेन होती है, बरोबर, तो दैट इज द कंप्रेशन एंड वैक्यूम टेस्ट। तो इस तरह से ऐसे ये जो सब्जेक्ट है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, मगर शैलेश सर और साहिल सर ने दिया था ये सब्जेक्ट, तो मैंने जस्ट उसको जस्टिफाई करने का एफर्ट किया है। और ज़्यादा हो सकता है अगर ये जो है आप थियोरी और प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है वो डायग्नोसिस और टेस्टिंग आपको इंटरेस्टिंग होगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क भी आपके आ सकते हैं, और आगे आप एक्सपर्ट मैकेनिक सुपरवाइजर मैनेजर जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है डायग्नोसिस और टेस्टिंग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और जो भी इनिशियली हम अपने व्हीकल से थोड़ा बहुत स्टार्ट करें, धीरे 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 जब भी हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं तब हम व्हीकल देखें, और इसमें जो है डायग्नोसिस और टेस्टिंग में एक्सपर्ट होने का हम एफर्ट करें। तो ये जो है इतना है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो मैं साहिल, ओके, तो ये Yes, थैंकफुल पारुल इंस्टीट्यूट और શૈલેષ સર એચઓડી એફોર્ટ આટલું બધું સાહિલ સરે એફોર્ટ કર્યો, અને પારુલ યુનિવર્સિટીનો પણ હું થેન્કફુલ છું કે જેને વેરી મચ થેન્કફુલ પારુલ યુનિવર્સિટી મને ચાન્સ આપ્યો આ રીતે વી કોમ્યુનિકેટ, એટલે હું કોમ્યુનિકેટ કરી શક્યો। સાહિલ, આનાથી વધારે કંઈક એક્સપ્લેન કરવાનું છે સાહિલ? Thank you, Joshi sir.
હલો. સાહિલ, એટલે આપણે ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ફરી સાહિલ, Yes, sir. હેલો. Thank ઓકે. you, Joshi sir. Joshi sir have vast experience in teaching, and today various points discussed about importance of diagnosis, step of diagnosis, engine efficiencies like mechanical, thermal, and volumetric efficiency, અવાજ બહુ ઓછો. various efficiency like mechanical, thermal, and volumetric efficiency, how to maintain efficiency so that torque, power, and mileage increase of the vehicle, various troubles of engines. So the problem of engine is not easily to start. Why the engine running too much hot? Lack of power, poor fuel economy, and importance of engine tune-up. So various awareness about this point of diagnosis. So once again, thanks to Professor Kausal Joshi sir. Thank you, sir. હેલો. Thank you, sir. ઓકે. સાહિલ, કમ્પ્લીટ? હેલો. Yes, sir. Yes, okay. Complete, sir. Thank you ઓકે, very much, થેન્ક sir. યુ. થેન્ક યુ. તો હવે બંધ કરું ને? Yes, sir. हाँ, sir. Okay, yes, Yes, sir. yes, sir. Yes. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ચાલ તો.